हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का तीसरा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और आज तीसरा वीडियो होगा। और इससे पहले मैं मिडवाइफरी सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग वो भी नहीं देखे हैं तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यह वीडियो तो मैं रेलवे के लिए बनाई हूँ, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर आया हुआ है। लेकिन नर्सिंग के अगर कोई भी छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंक्लूडिंग रेलवे का भी। तो इसलिए आप लोग कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का तीसरा वीडियो। तो 40 प्रश्न तक मैं कवर कर चुकी हूँ। 40 नहीं, 80 प्रश्न तक कवर कर चुकी हूँ और आज उसके बाद का देखेंगे। तो देखिए, आज 81 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 80 प्रश्न कवर कर चुकी हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है कि द साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ इज़। द साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ इज़। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेट्रालोजी ऑफ फैलोट, TOF, टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए, एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर, LNJP स्टाफ नर्स और SSDD DNH नर्सिंग ऑफिसर। तो यह सभी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इज टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए में से कौन सा जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। नीचे दिए गए में से कौन सा जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है? तो बताइए कौन सा जन्मजात होगा साइनोटिक हार्ट डिजीज़? Which of the following condition is not under the cyanotic heart disease? नहीं, ये इसके पहले एक और प्रश्न है। नीचे दिए गए में से कौन से जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अंडर द साइनोटिक हार्ट डिजीज़। इसमें कौन सा है जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंडर नहीं है? तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, ऑप्शन नंबर सी जो है यह साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंडर नहीं है। ये ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एओर्टा व पल्मोनरी आर्टरी। निम्न में से कौन सी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एओर्टा व पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है? तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस जो है, इसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1-2 वर्ष के बच्चे में जन्मजात कार्डियक मालफॉर्मेशन है। 1-2 वर्ष के बच्चे में जन्मजात कार्डियक मालफॉर्मेशन है जो हार्ट में ब्लड का राइट से लेफ्ट सेंटिंग करता है। तो नर्स किस क्लिनिकल फाइंडिंग का अनुमान लगा सकती है?
तो नर्स किस क्लिनिकल फाइंडिंग का अनुमान लगाएंगी? तो एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक 2 वर्ष के बच्चे में जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करने का अनुमान लगा सकती है? एक 2 वर्ष के बच्चे में जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करने का अनुमान लगा सकती है? एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एस फॉलोज एक्सेप्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा सिर्फ एक को छोड़कर? तो एक्सेप्ट सेरेब्रल पाल्सी को छोड़कर। और यह सब हार्ट फेल्योर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इंडोकार्डाइटिस, ये सब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का डिजीज़ का जो भी है उसका कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक जवान बच्चे में कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा है। बच्चे का वाइटल साइंस लेते समय नर्स क्या आइडेंटिफाई होने का अनुमान लगा सकती है? एक जवान बच्चे में कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा है, बच्चे का वाइटल साइंस लेते समय नर्स क्या आइडेंटिफाई होने का अनुमान लगा सकती है? तो एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक मंथ ओल्ड बॉय फेलियर टू थ्राइव से आता है। एग्जामिनेशन पर वह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के फीचर्स दिखाता है। तो ब्रेकियल पल्स की तुलना में फीमोरल पल्स कमज़ोर है। ब्रेकियल पल्स की तुलना में फीमोरल पल्स कमज़ोर है, तो मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगा? द कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक न्यूबॉर्न का फिजिकल असेसमेंट फीमोरल पल्स की एब्सेंस को इंडिकेट करता है। यह एक सिग्निफिकेंट साइन है। यह किसका सिग्निफिकेंट साइन है? द कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र अभी तक चैनल पर नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच जाए और आप लोग वीडियोस का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि बच्चे के जन्म के बाद फोरामेन ओवल बंद नहीं हो तो यह बच्चे को किस तरह प्रभावित करता है? यदि बच्चे के जन्म के बाद फोरामेन ओवल बंद नहीं हो तो यह बच्चे को किस तरह प्रभावित करेगा? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज अफेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है कि निम्न में से कौन सा डिफेक्ट शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड के बहाव में अवरोध करता है? द एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एओर्टिक स्टेनोसिस जो है यह शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड के बहाव में अवरोध करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि एक नर्स डॉक्टर के द्वारा अभी अभी देखे गए एक बच्चे के रिकॉर्ड को रिव्यू कर रही है। तो फिजिशियन के द्वारा संभावित एओर्टिक स्टेनोसिस के डायग्नोसिस को लिखा गया है। नर्स इस डिसऑर्डर में विशेष रूप से मिलने वाले निम्न में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का अनुमान लगा सकती है? तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है हमारा
टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट टॉपिक से है। कौन सा टॉपिक है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो अर्थात लेफ्ट से राइट सेंटिंग को इंडिकेट नहीं करता है? निम्न में से कौन सा इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो अर्थात लेफ्ट से राइट सेंटिंग को इंडिकेट नहीं करता है? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट निम्न के द्वारा प्रकट होता है किसी एक के अलावा। तो किस एक के अलावा? तो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के अलावा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है यही तीनों के द्वारा प्रकट होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग एओर्टा, पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, यह तीनों के द्वारा प्रकट होता है, सिर्फ आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के अलावा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ऑप्शन इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। देखिए कौन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का पार्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में क्या है फ्रेंड्स? पेटेंट डक्टस आर्टियोसस जो है ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि सेलेक्ट द एनाटोमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। सेलेक्ट द एनाटोमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवर राइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉन्जेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 congenital cardiac abnormality is known as फैलेट्स टेट्रालॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेट्रालॉजी फैलेट से संबंधित डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए बच्चा हार्ट सर्जरी से गुजर चुका है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली यह आवश्यक है कि नर्स को क्या रोकना चाहिए? नर्स को क्राइंग रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेट्रालॉजी फैलेट से संबंधित डिफेक्ट का रिपेयर करने के लिए एक बच्चा का हार्ट सर्जरी से गुजर चुका है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली यह आवश्यक है कि नर्स को क्राइंग को रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ग्रसित एक 2 वर्ष का बच्चा अचानक फर्श पर गिर जाता है, इस हेतु बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ग्रसित एक 2 वर्ष का बच्चा अचानक फर्श पर गिर जाता है, तो इस हेतु बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? पुट द चाइल्ड इन द बेड इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट युक्त बच्चा निम्न में से कौन सी पोजीशन का उपयोग करता है? तो स्क्वाटिंग पोजीशन का करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट युक्त बच्चा जो है यह स्क्वाटिंग पोजीशन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है कि ए बेबी विथ साइनोटिक स्पेल्स कैन बी काम्ड बाय प्रोवाइडिंग नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे में साइनोसिस के लिए इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे में साइनोसिस के लिए इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो प्लेस हर इन नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
आगे का प्रश्न देखेंगे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चे में अचानक साइनोसिस व डिस्निया हो जाता है तो नर्स को तुरंत क्या करना चाहिए। तो नर्स को तुरंत चेंज पोजीशन टू साइड विथ नी फ्लेक्स्ड एंड हेड एलिवेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट प्रेजेंट्स विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसके अलावा एज चाइल्ड ग्रोस एंड सिम्टम्स डिसअपियर। इसके अलावा जो है साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड नेल बर्ड्स, स्किन सरफेस इज डस्की एंड ब्लूइश और डिस्निया, यह तीनों जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में प्रेजेंट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसमें रेडियोग्राफिक फाइंडिंग बूट शेप्ड हार्ट को प्रदर्शित करती है क्या कहलाता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसमें रेडियोग्राफिक फाइंडिंग बूट शेप्ड हार्ट को क्या प्रदर्शित करेगा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज ए कॉमन फाइंडिंग इन। क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज ए कॉमन फाइंडिंग इन साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे कि व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विथ क्रोनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर फॉर। When assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should monitor for clubbing of finger। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि दवा जिसका उपयोग एक बच्चे में नीलेपन के दौर को ट्रीट करने में किया जाता है, कौन सी दवा है जिसका उपयोग एक बच्चे में नीलेपन के दौर को ट्रीट करने में किया जाता है। तो मॉर्फिन का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अगला है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ग्रसित एक बच्चा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ग्रसित एक बच्चा भर्ती हुआ है तो कौन से इक्विपमेंट को बेड साइड पर रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो एन ऑक्सीजन सेटअप। एन ऑक्सीजन सेटअप जो है इसको बेड साइड पर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट व कई हाइपोक्सिक एपिसोड्स, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट व कई हाइपोक्सिक एपिसोड्स की हिस्ट्री वाला एक बच्चा पीडियाट्रिक यूनिट में भर्ती होना है तो नर्स के लिए निम्न में से कौन सा बेड साइड पर होना इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गाउज प्लग्ड इन। क्या क्या, ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गाउज प्लग्ड इन। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि ब्लैलॉक टाउजिंग शंट निम्न में से कौन से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो उत्तर हो जाएगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रश्न टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से ही है, तो आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है यह टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के रिपेयर हेतु हार्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो नर्स को एंटीसिपेट करना चाहिए कि जब बच्चा घर पर जाएगा तो पेरेंट्स को मुख्यतः किसके बारे में अधिक कंसर्न होगा। तो पेरेंट्स को मुख्यतः क्या होगा, अलाउइंग चाइल्ड टू लीड ए नॉर्मल एक्टिव लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, अलाउइंग चाइल्ड टू लीड ए नॉर्मल एक्टिव लाइफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है हमारा रिमेटिक फीवर से प्रश्न होगा। रिमेटिक फीवर टॉपिक है और इससे हमारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि एक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़,
एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो जॉइंट्स और हार्ट के संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है। तो कौन करेगा? ए, रिमेटिक फीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोक्कल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। स्ट्रेप्टोकोक्कल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू रूमेटिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूमेटिक फीवर होने के लिए निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है? रूमेटिक फीवर होने के लिए निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पॉन्सिबल होगा? तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्या? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर वाले बच्चे की हिस्ट्री कलेक्ट करते समय कौन सी इन्फॉर्मेशन को नर्स को कंसीडर करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए कौन सी इन्फॉर्मेशन को नर्स को कंसीडर करना चाहिए? तो ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। क्या होगा? ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। और यह प्रश्न है आरआरबी स्टाफ नर्स और एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ में। तो फ्रेंड्स, जो भी छात्र आरआरबी के फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उनके लिए यह वीडियो तो और भी महत्वपूर्ण है। आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर के क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए गाइडलाइन किसके द्वारा सजेस्ट की गई? एक्यूट रूमेटिक फीवर के क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए गाइडलाइन किसके द्वारा सजेस्ट की गई? तो डॉक्टर टी डकेट जोन्स के द्वारा सजेस्ट की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के मेजर क्राइटेरिया में सम्मिलित होते हैं? तो निम्नलिखित में किसके अलावा? तो फीवर के अलावा मक्कीकार्डाइटिस, कोरिया और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो है, यह सभी रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने का मेजर क्राइटेरिया में सम्मिलित हैं, सिर्फ फीवर के अलावा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑल द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो सेम प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा आपका लैंग्वेज अंतर है कि जो भी है मतलब रूमेटिक फीवर का जो है यह तीनों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक के अलावा बाकी तीनों जो है रूमेटिक फीवर का मेजर जोन्स क्राइटेरिया है, सिर्फ एक के अलावा। तो किसके अलावा? फीवर के अलावा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय पर पहुंच सके और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज 120 प्रश्न तक ही हम कवर करेंगे। इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।